हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो फाइनली यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज की डेट अनाउंस कर दी है। आपका एग्जाम 4 अक्टूबर को होने वाला है और अच्छा खासा समय आप लोगों के पास है। और जिन लोगों की ऑलरेडी तैयारी हो चुकी थी प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने के लिए, जो लोग रेडी थे, मैं उनसे भी कहूंगा अपने इंजन को ठंडे मत होने देना, क्योंकि इंजन ठंडा हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। डेली जिस प्रकार से आपने अपना शेड्यूल बना के रखा था, आई थिंक कि आप लोग जो है वो अभी 8-10 घंटे तो मैं मान सकता हूं कि पढ़ ही रहे होंगे, जो इस बार एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले होंगे, मिनिमम 8-10 घंटे। क्योंकि देखो, प्रीलिम से पहले तो इतना डिमांड करता ही है एग्जाम कि आप एटलीस्ट 8-10 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो, आपको इतना समय तो देना ही देना है एटलीस्ट, राइट। और जो बच्चे जो अभी अभी जिन्होंने प्रिपरेशन करना शुरू किया है, उनके पास भी ये काफी अच्छा मौका है। जिन लोगों ने फॉर्म भर चुका होगा कि बेहतरीन मौका है, 100 से ज्यादा दिन आप लोग के पास है। अभी भी अगर आपने फ्रेशर्स हो, कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हो। अच्छा खासा मौका आप लोग के पास है। और जिनने पढ़ चुका है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और इतना ज्यादा समय जो मिला है ना, उसको ये मान के चलो कि इस बार कुछ भी करके एग्जाम क्रैक करना है, मतलब करना है। तो इंजन ठंडे मत होने देना, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो अपनी। बस ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। और रही बात डेली बेसिस पर टेस्ट भी अगर आपको देने हैं, तो मैं फ्री में यहां पर इसी चैनल पे ओनली करंट अफेयर, अगर आप वीडियो को इसी चैनल पे देख रहे हो, यूट्यूब के ओनली करंट अफेयर नाम के चैनल पे, तो चेक कर लो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, और बेल आइकन पे जरूर हिट कर लेना, क्योंकि उससे हमारी हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और बाकी जो दूसरे बच्चे हैं जो अलग जगह पर देखते हैं, जैसे कि फेसबुक पे और भी दूसरी अलग अलग जगह पर इस वीडियो को देखते हैं, तो एक बार जाकर यूट्यूब के अंदर ओनली करंट अफेयर नाम का चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर रोज रात में 8 बजे मैं आप लोग को टेस्ट भी प्रोवाइड कराता हूं, और उस टेस्ट में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसका एडवांस टाइम टेबल बना के मैं आपको दे देता हूं। अभी कल के दिन संडे को एक टाइम टेबल आपके पास पहुंच जाएगा, मिल जाएगा आपको टाइम टेबल, वो डाउनलोड कर लीजिएगा टाइम टेबल। और डाउनलोड करने के बाद टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, यानी कि टॉपिक्स देता हूं मैं कि हर दिन क्या क्या चीजें पूछा जाएगा, और आप वो चीज पढ़ोगे और शाम को आकर टेस्ट दोगे, उससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती रहेगी। और मंडे टू सैटरडे ये प्रैक्टिस जो है वो चलती है, रोजाना मंडे टू सैटरडे, तो ये काफी अच्छी आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगी। चलो एनीवेज, अब आपका और ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, आप लोग 6 जून 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर देख रहे हैं। जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, देन पेपर 2 की न्यूज को कवर करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। पेपर 1 की पहली न्यूज पर बात हो रही है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिस्टोबल के बारे में। क्वेश्चन ये बनेगा, क्रिस्टोबल साइक्लोन जो है वो कहां पर देखने को मिला है? तो मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में हम लोग को देखने को मिला है। आपने नॉर्थ अमेरिका देखा होगा कॉन्टिनेंट में, वहां पर आपने देखा होगा अमेरिका के नीचे, यूएसए के नीचे हम लोग को मैक्सिको नाम की कंट्री दिखाई देती है, और यहीं पर ही ये चक्रवात हम लोग को देखने को मिला, साइक्लोन हम लोग को देखने को मिला। सिर्फ इसकी लोकेशन याद रखो, इससे रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और साइक्लोन के बारे में कई बार मैं बता चुका हूं, बोल चुका हूं कि पढ़ लो साइक्लोन के बारे में अच्छे से। स्टैटिक पोर्शन में एनसीईआरटी में जहां जहां पर साइक्लोन के बारे में चीजें दी गई हैं पूरी रट मारो। और या फिर एडवांस बुक जो है जीसी लियोंग नाम की, उसमें साइक्लोन का जो चैप्टर है उसको अच्छे से देखो, हर एक चीज साइक्लोन की देखो, क्योंकि जनरल स्टडीज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार बनने की संभावना है। और लास्ट में मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है साइक्लोन से ही रिलेटेड, वो लास्ट में चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इसकी लोकेशन याद रखो, ठीक है। अब गाइस बात हो रही है एमरी आइस शेल्फ के बारे में। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये कहां पर लोकेटेड है? तो अंटार्कटिका के ईस्ट कोस्ट में ये हम लोग को देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं ये मैप के अंदर, ये साउथ पोल आपको दिखाई दे रहा है, ये अंटार्कटिका है पूरा। और यहां पर अगर आप ईस्ट कोस्ट में देखेंगे इसके, तो आपको एमरी आइस शेल्फ नजर आएगा, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन है पूरे दुनिया भर का। तो ये चीज बस आप लोग को थोड़ी सी याद रखनी है। और ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को क्यों देखने को मिला था? तो बताया जा रहा है कि यहां पर इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो एक्सपेंड हो रही हैं। इस प्रकार की एक इंफॉर्मेशन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा दी गई है। इन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि 2021 तक 24% तक ये एक्सपेंड कर जाएगी आर्मरी आइस शेल्फ, और 2026 तक 24% तक ये एक्सपेंड कर जाएगी। और ये जो एक्सपेंशन जो है इसका रिकॉर्ड हम लोग को 2016 से कंपेयर करते हुए बताया जा रहा है कि 2016 के अकॉर्डिंग जो है ये 2021 और 2026 में एक्सपेंड करेगी। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और ये एक्सपेंड क्यों कर रही है? तो स्वाभाविक सी बात है, टेम्परेचर लेवल हाई हम लोग को देखने को मिल रहा है, और उसी के कारण जो है वो यहाँ पे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, और उसी के कारण इसकी बाउंड्रीज में एक्सपेंशन जो है वो हो रहा है। तो उसकी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये स्टडी से साइंटिस्ट जो है वो और बेहतर तरीके से एटमॉस्फेरिक
फोर्सेस और ओशियन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी करने में उनको काफी हेल्प जो है वो मिल जाएगी। तो ये चीज यहां पर बताई गई। हालांकि अभी के लिए आपको सिर्फ इसकी लोकेशन ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसकी लोकेशन से रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जा सकती है और इसका एक जनरल न्यूज का एक आइडिया होना चाहिए। और पीआईबी ने ये वाली फोटो जो है वो रिलीज करी थी, तो इस फोटो को भी आप देख सकते हो। ये प्रेडिक्शन इस प्रकार का है, क्योंकि ये एंटार्क्टिका के इस वाले रीजन की बात हो रही है यहां पर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और यहीं पर आप देख सकते हो ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सपेंशन बताया जा रहा है कि एक्सपेंड होगी। तो इसका एक डेटा, एक रिकॉर्ड हम लोग को पीआईबी में देखने को मिला था। तो ये जनरल जानकारी इससे रिलेटेड बस आप रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हालांकि इस टॉपिक को 15 जनवरी 2020 को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उस वाले लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट जो है वो रखा जा रहा है। तो याद रखिएगा, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट जो है वो रख दिया गया है। और ये डिसीजन 12 जनवरी को पहले अनाउंस किया गया था, जब 150th एनिवर्सरी हम लोग को इस कोलकाता पोर्ट की देखने को मिली थी। और कोलकाता पोर्ट जो है गाइज, ये हमारी कंट्री के अंदर इकलौता रिवराइन पोर्ट है जो कि समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हम लोग को देखने को मिलता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, काफी सिंपल, काफी बेसिक क्वेश्चन, कि रिवराइन पोर्ट क्या होते हैं। रिवराइन पोर्ट की डेफिनेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। और देखिए यहां पर आप सागर आइलैंड भी देख सकते हैं। इस जगह पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सागर आइलैंड कहां पर है, तो कलकत्ता की ये पोर्ट के पास हम लोग को सागर आइलैंड देखने को मिलता है। इसकी जानकारी रखिएगा। एक बार ईडन चैनल के नाम से क्वेश्चन पूछा गया था, ईडन चैनल कहां पर है, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर ऑकलैंड चैनल के बारे में भी क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी जानकारी बस आप रखो, बेसिक इसकी लोकेशन, क्योंकि पेपर 1 ज्योग्राफी में अक्सर लोकेशन जो है वो प्रीलिम्स वगैरह में पूछ ली जाती है, ठीक है। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया और भूटान के बीच में 10 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन हम लोग को 10 साल का देखने को मिल रहा है। भूटान कंट्री की बात करें गाइस, तो देखो ये वाली जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, ये भूटान की हम लोग को देखने को मिल रही है। नीचे कमेंट बॉक्स पे तुरंत वीडियो को पॉज करके लिखकर बताओ, भूटान कंट्री हमारे इंडिया की कौन सी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, इंडिया की कौन सी स्टेट्स के साथ भूटान कंट्री जो है वो हमारी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। और देखिए यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी हम लोग को देखने को मिलता है। इसको चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, राइट। और ये बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के बीच में यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। इसकी भी एक जानकारी रखिए आप। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है गाइस, ये बेसिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के एरियाज के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें एयर, केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और भी आगे चल के कोई और एरियाज को ये दोनों कंट्री इंडिया और भूटान जो है वो मिलकर जो है वो ऐड कर सकती हैं। तो ये चीज हमारे बताई जा रही है। अभी के लिए एयर, केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज, इन 3 एरियाज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर ये समझौता हम लोग को देखने को मिला है। और 10 ईयर्स का ये एग्रीमेंट बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी एक जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। ये दोनों आपस में अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करेंगे, प्रैक्टिसेस जो है वो शेयर करेंगे, टेक्निकल नॉलेज शेयर करेंगे इंडिया और भूटान। और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके थ्रू वेरियस चीजें जो है वो शेयर की जाएगी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की फील्ड को लेकर, ठीक है। तो इसको बस एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में एक पता होनी चाहिए। और देखो इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप की बात करें, बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस टाइप से आप कोशिश करो अपने पास नोट्स बनाने की। जैसे कि मैंने आप लोग को एक आइडिया देने के लिए वाली स्लाइड यहां पर रखी है, जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं वो भी एक आइडिया ले लें कि नोट्स आपको कैसे बनाने। जैसे कि इंडिया और भूटान रिलेशनशिप आपको जो है वो मतलब उसके नोट्स बनाने की, इंडिया और भूटान के बीच में क्या क्या चीजें हुई, तो उसमें आप अपडेट कर सकते हो कि अभी जो है ये एक ज्ञापन हम लोग को 10 साल का देखने को मिल रहा है, जो मैंने भी आपको पढ़ाया इस वाली स्लाइड में। तो ये आप अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया और भूटान के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, तो 1949 में इंडिया भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है। और मैंने कि दोनों कंट्री के बीच में एक पीस और फ्रेंडशिप को लेकर ये एक ट्रीटी जो है वो करी गई थी। और 2007 के अंदर इस ट्रीटी में एक प्रोविजन हम लोग को ये देखने को मिला था कि इंडिया भूटान की फॉरेन पॉलिसी में भूटान को गाइड करेगी। तो इस चीज को जो है वो भूटान को गाइड करने वाला जो प्रोविजन जो था इस ट्रीटी के अंदर, उसको अबॉलिश कर दिया गया था कि भूटान को जो है वो इंडिया की गाइडेंस की आवश्यकता ना पड़े किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो इसकी भी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। दोनों कंट्री के बीच में ड्यूटी फ्री ट्रेड हम लोग को देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर काफी सारे भूटानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, राइट। 2006 में एक एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला था हाइड्रो पावर को लेकर। एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया था कि इंडिया मिनिमम 10,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर भूटान के अंदर जो है वो बनाएगी और भूटान से मतलब इनकी जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो इंपोर्ट करेगी, राइट। तो ये
ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए, इंडिया और भूटान के बीच में कैसे रिलेशंस है, कौन से इंटरनेशनल फोरम्स है जिसमें इंडिया और भूटान दोनों ही हम लोग को मेंबर देखने को मिलते हैं, या फिर दोनों ही एक प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं, जैसे कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इसका मेंबर इंडिया भी है, भूटान भी है। BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये कुछ इंटरनेशनल फोरम्स है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबर इंडिया भी है, भूटान भी है। तो ऐसी बस एक जानकारी इस प्रकार से आपको ऐड करते जाना है आपके एक पेपर में। आप चाहो तो ऑनलाइन भी बना सकते हो, चाहो तो एक पेपर में भी आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो, बट आपको करना सिर्फ इतना सही, जैसे इतना बड़ा आपको पेपर है आपके पास और इसमें आप देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे से में जो है वो कवर हो गई। इससे भी छोटा आप करना चाहो, शॉर्ट करना चाहो, आप कर सकते हो, क्योंकि देखो मैक्सिमम आपको नोट्स मेकिंग में ध्यान यही रखना है कि आप जितनी कम चीजें लिखो और उसमें आपको जितनी क्लियरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैंने आप लोग को एक नोट्स मेकिंग को लेकर भी एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करी कि इंडिया और भूटान रिलेशनशिप है, और वैसे ही आप दूसरी कंट्रीज के लिए भी ऐसे ही नोट जो है वो बनाएंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर इस प्रकार का कुछ आइडिया दो। तो मैंने आपको इंडिया भूटान रिलेशनशिप पढ़ाते पढ़ाते इसके नोट्स मेकिंग की भी एक चीज जो है वो आपको बता दी। अब गाइस बात हो रही है बिमल जुल्का कमेटी के बारे में। आपसे ज्यादा से ज्यादा इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है फिल्म मीडिया से रिलेटेड ये कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है। इस कमेटी ने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी है। इसकी रिपोर्ट में इसने क्या सजेशन दिए हैं उसको हम लोग बात करेंगे, उस पर आएंगे, पर उससे पहले ये भी जान लो कि इसका एक और काम ये भी था कि ऑटोनॉमस बॉडीज को रिव्यू करने का, यानी कि जो फिल्म मीडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बॉडीज होती हैं जो कि फिल्म मीडिया को रेगुलेट करती है, तो उसके ऊपर भी यानी कि उसको रिव्यू करने का भी उस बॉडी को, इसका काम इस कमेटी का हम लोग को देखने को मिला था। तो इसने क्या सजेशन दिए हैं कि अम्ब्रेला कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए 4 ब्रॉड कैटेगरी का, यानी कि इन्होंने बताया कि जैसे कि आप यहां पर देखो ये एक बॉडी है, इसके नीचे इन्होंने 4 चीज जो है वो रख दी है, मान के चलिए, और ये जो 4 के नीचे और दूसरे सबऑर्डिनेट्स इंस्टीट्यूशंस हम लोग को देखने को मिलेंगे और दूसरी बॉडीज हम लोग को देखने को मिलेंगी इन चारों के नीचे। तो इन्होंने बोला कि 4 कैटेगरी बनाई जाए जो कि अम्ब्रेला बॉडीज हम लोग को देखने को मिलेंगी। इसके अंडर दूसरी बॉडीज या दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम करेंगे जो कि उस पर्टिकुलर अम्ब्रेला बॉडी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने जो 4 कैटेगरी बताई है वो प्रोडक्शन की बताई है, फेस्टिवल, हेरिटेज और नॉलेज, यानी कि प्रोडक्शन के नीचे जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो काम करेंगे। ये प्रोडक्शन की जो बॉडी होगी, मेन बॉडी जो कि इसके नीचे जो इंस्टीट्यूशंस है उनको रिव्यू करेगी, उनके ऊपर निगरानी रखेगी, समय समय पर चेक करेगी कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने इसकी यहां पर बात करी, वो इसलिए बात करी क्योंकि फिल्म मीडिया के अंदर काफी सारी ऐसी बॉडीज जो है वो उनका काम जो है वो एक ही जैसा है, बट वो अलग अलग बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसने बोला है कि सभी बॉडी को जो है, यानी कि जो भी बॉडी जिनका काम एक जैसा है उसको इन्होंने एक में मर्ज कर दिया, क्लब कर दिया है, और उस बॉडी का नाम जो है वो इन्होंने अम्ब्रेला बॉडी जो है वो रख दिया गया। जैसे कि प्रोडक्शन की बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड फील्ड्स होंगी या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रहे होंगे तो वो एक ही के नीचे जो है वो रहेंगे। अब देखो इतना डिटेल में आप लोग को जाने की जरूरत नहीं, मेनली बस आप ये कमेटी के बारे में याद रखो, फिल्म मीडिया से रिलेटेड ये कमेटी है, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें और कुछ आपसे पूछा नहीं आएगा। और एक आइडिया रखने के लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इसने क्या रिकमेंडेशन जो है वो दिए हैं। इसने एक और चीज रिकमेंड करी है कि आज की रेट में जो नए नए जो फिल्म मेकर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको कमर्शियल फिल्म्स में लाने के लिए, यानी कि उनकी फिल्म को और बेहतर बनाने के लिए, कमर्शियल फिल्म्स में उनको लाने के लिए फिल्म प्रोडक्शन फंड जो है वो क्रिएट करने का रिकमेंडेशन भी इनके द्वारा दिया गया। क्योंकि देखो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट फिल्म मीडिया से बिलोंग करते हैं। देखो एक तो आपने देखा हो, एक जो बड़ी बड़ी फिल्म्स होती हैं, हाई बजट की जो फिल्म्स हम लोग को देखने को मिलती है वो तो अच्छा चल जाती हैं, राइट, उसमें एक्टर्स वगैरह जो है वो अच्छे रहते हैं। बट आप देखेंगे कि जो छोटे कम बजट की जो फिल्म होती है उसका प्रमोशन इतना अच्छे से नहीं हो पाता, और वो मतलब वो अगर मूवी आप देखोगे, जैसे कि काफी सारी मूवी ऐसी भी होंगी जो कि जिनका प्रमोशन नहीं होता, जिनके बारे में आपने ज्यादा सुना नहीं होता, बट वो मूवी जब एक बार देखते हो रैंडमली कभी बोर हो रहे हो तो आपने सोचा चलो ये मूवी लगा लेते हैं, आप देखते हो आपको लगता है कि क्या बेहतरीन मूवी है यार ये तो, राइट। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार मूवीज जो होती हैं गाइस, काफी अच्छी अच्छी मूवीज भी उनके पीछे एक अच्छा प्रोडक्शन बैकग्राउंड नहीं होता, तो उसके कारण से वो प्रमोट नहीं हो पाती और फिर वो चलती नहीं है। तो इसलिए कहा गया जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो है वो कमर्शियल मूवीज जो बनाते हैं, कमर्शियल फिल्म्स जो बनाते हैं, तो उनके फिल्म के प्रमोशन के लिए एक फिल्म प्रमोशन फंड भी जो है वो क्रिएट करना चाहिए, राइट। क्योंकि जो बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं, ऑब्वियसली बात है कि वो तो बेहतरीन अपना प्रमोशन करते हैं और उसके चलते उनकी मूवी अच्छा खासा पैसा भी कमाती है और मूवी चलती भी है, और काफी सारी अच्छी मूवी जो होती है वो पीछे रह जाती हैं। समझ रहे हो आप बातों को, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो ये भी एक रिकमेंडेशन जो है वो इस कमेटी का हम लोग को देखने को मिला था, बट इसमें ज्यादा आप लोग को जाने की जरूरत नहीं। मेनली जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई बस वो आपको याद रखना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा।
अभी देखिए न्यूज में ये चल रहा है काफी ज्यादा कि इंडिया का नाम जो है वो भारत में बदल दिया जाए, भारत रख दिया जाए, और इसको लेकर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक पिटीशन जो है वो आई थी, और पिटीशन के अंदर यही मेंशन किया गया था कि इंडिया जो हम लोग यूज करते हैं उसको पूरी तरह से बंद करके भारत जो है वो नाम रख दिया जाए। तो इंडिया जो कंट्री है गाइस, उसका नाम इंडिया ना रख के उसको भारत ही जो है वो ऑफिशियल कर दिया जाए। तो ये चीज यहां पर बताई गई है, और हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट के पास जो है ये पूरी पिटीशन जो है वो भेजी है डिसीजन लेने के लिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि भारत और इंडिया ये दोनों ही टर्म्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, और इंडिया जो है वो ऑलरेडी भारत के नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को देखने को मिलता ही मिलता है। और आर्टिकल 1 जो है गाइस, उसको अमेंड करने को लेकर ये पिटीशन हम लोग को देखने को मिली थी। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे आर्टिकल 1 क्या है। आर्टिकल 1 की पूरी डेफिनेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, क्योंकि ये आप लोग के लिए पढ़ना जरूरी है। इंडियन लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला, राइट, आर्टिकल 1। और हालांकि आप लोग को पता होगा, काफी इजी चीज है, राइट। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा। और काफी सारे डिबेट्स चल रहे हैं, अब इन डिबेट्स के बारे में जनरल चीजें आप देख लो, जैसे कि महाभारत के अंदर जो भारत का उपयोग किया गया है उसको लेकर भी लोग डिबेट कर रहे हैं कि भारत जो है वो नाम होना चाहिए। इसके अलावा हुआन सेंग जब भारत में आया था तो उस समय भी जब उसने अपने ट्रैवलॉग में जो है वो नाम जो लिखा था वो भारत ही लिखा था, कि कंट्री का नाम जो है वो भारत है। तो यहां पर ये वाली बात जो है वो हिस्ट्री से भी उठाकर कुछ डिबेट्स वगैरह चल रहे हैं। इसके अलावा भारत माता की जय, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी ये वाले स्लोगन, ये वाले नारे जो है वो लगाए गए थे। और इंडिया को अपोज इसलिए किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इंडिया जो नाम है वो एक फॉरेन ओरिजिन है, फॉरेन से लिया गया नाम है, ग्रीक टर्म है ये इंडिका, उससे ये इंडिया हम लोग को देखने को मिला है। तो ऐसे काफी सारे विवाद वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिनकी एक जनरल जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। अब देखो, हुआन सेंग की अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आंसर दे पाओगे? तो नीचे लिखकर बताओ जरा कि हुआन सेंग जो है वो किस राजा के काल पे या फिर कौन रूलर था उस समय इंडिया में इसने विजिट किया था। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताओ। यूपीएससी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुकी है, और वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में भी ये हुआन सेंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। अब देखो, यहां पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात हो रही है। ये वाला टॉपिक मैं आप लोग को पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूं। हमारा जो मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहां पर 17 मार्च 2020 को मैंने इस टॉपिक को आप लोग को एक्सप्लेन किया था, पढ़ाया था। तो जिन बच्चों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नहीं पता है, अभी जाकर पहले इस वीडियो को देख लो। आप नया टैब खोल लो अपने मोबाइल में, या फिर अपने लैपटॉप में देख रहे हो तो वेबसाइट में एक नया टैब खोलो, और उसमें यूट्यूब के जो सर्च कॉलम है वहां पे लिखिएगा एसेंशियल कमोडिटी, 17 मार्च 2020, और उसके आगे लिख दीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आपको जो सबसे पहला वीडियो मिलेगा वो यही वाला वीडियो मिलेगा, और उसमें आप 1 मिनट 42 सेकंड पे जाएंगे तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो आपको टॉपिक मिल जाएगा। इसको बस एक बार आप देख लो तो आपको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या होता है उसकी एक जानकारी आपको मिल जाएगी। अब इसको देखने के बाद यहां पर अब न्यूज की बात करें तो ये उसी से रिलेटेड बताया जा रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड किया जा रहा है, और उसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अमेंडमेंट को। अब देखिएगा, इसके अंदर जो सीरियल्स है, अनाज है, दाल है, तिलहन जो हम लोग को देखने को मिलती है, ऑयल सीड्स वगैरह, राइट, और खाद्य तेल वगैरह, एडिबल ऑयल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, प्याज और आलू जो है, तो उनको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटाया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है। क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है? जिससे कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट कर सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग को देखने को मिल सके जो, और एग्रीकल्चर की फील्ड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंटरेस्ट ले और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो करे, और फूड सप्लाई चेन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, कोल्ड स्टोरेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। इसको लेकर ये चीज की जा रही है। अब ये इसलिए की जा रही है क्योंकि आप अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पढ़ोगे अभी तो आपको पता लग जाएगा कि काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि प्राइवेट यानी कि जो भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोडक्ट के, जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर आ जाता है, तो उनके ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, राइट। अब इस रिस्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो स्टोर करके नहीं रख सकते प्रोडक्ट्स वगैरह को, एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह को, और भी काफी सारी चीजें होती हैं। आप वाला एक्ट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। इसमें जो मेन चीज है, प्राइवेट प्लेयर्स की जो दिक्कत जो आई थी सामने, वो वेयर हाउस को लेकर आई थी, कि क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं गाइस, वो ऑब्वियस ही बात है कि गोडाउन में अपने सामान जो है वो स्टोर करके रखते हैं, बट यहां पर लिमिट सेट कर दी जाती है। जो भी प्रोडक्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, उस पर सरकार लिमिट दे देती है कि एक फलाना लिमिट तक ही आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, काफी कुछ चीजें चाहिए। वो बड़े बड़े वेयर हाउसेज अपने बनाते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज के अंदर छोटा सा आइटम जो है वो जाके रख दो, 1-2 पेटी, तो फिर उनका तो कोई काम ही नहीं चलना, उनका तो नुकसान ही हो जाएगा। वेयर हाउस का रेंट देकर ही उनका नुकसान जो है वो हो जाएगा। तो ये बड़ी एक दिक्कत उनके पास हो रही थी, और उसके चलते वो यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से
ये कुछ प्रोडक्ट जो है वो हटाए गए हैं और जिससे कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो यहां पर इंटरेस्ट लें और एक बेहतरीन फूड चेन सप्लाई जो है वो क्रिएट किया जाए, स्टैब्लिश किया जाए और कोल्ड स्टोरेज पर वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। ठीक है, तो ये चीज थी एक जिसकी जानकारी एक आपको होनी चाहिए। अब देखिए नई गाइडलाइंस आई गई हैं चाइना बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। चाइना बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो नई गाइडलाइन सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 10% फंड जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम इन एरियाज के प्रोजेक्ट्स पर उपयोग में लिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर 784 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट करने की बात की जा रही है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 2020 और 21 के मतलब साल के लिए। और यहां पर इस गाइडलाइंस में यह भी मौजूद किया गया है कि यहां पर इंपॉर्टेंट विलेजेस जो है स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट विलेजेस जो कि बॉर्डर एरियाज के पास हैं और जो टाउन्स वगैरह जो है बॉर्डर एरिया के पास हैं उनको डेवलप किया जाए। इसके अलावा यहां पर रोड्स को का कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिजेस बनाए जाए। इसके अलावा जो पुलिया वगैरह जो होती है वो बनाई जाए, स्कूल्स बनाए जाए, स्टेडियम्स बनाए जाए, प्ले फील्ड्स वगैरह बनाई जाए यानी कि खेलने वगैरह के मैदान वगैरह बनाए जाए। इसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जाए और भी काफी सारी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो वो यहां पर क्रिएट करने की बात की जा रही है बॉर्डर एरियाज के 10 किलोमीटर के एरिया पर। तो बॉर्डर के 10 किलोमीटर का जो रेडियस वाला जो एरिया है वहां पर ये चीजें बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का काम अभी हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है और उसी को लेकर नई गाइडलाइन सामने आई है। अब यहां पर चाइना बॉर्डर को ही क्यों चुना गया है तो इसका आंसर बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है कि चाइना बॉर्डर पे आप देख रहे हो कि चाइनीज का टेंशन हम लोग को काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। चाइनीज जो है वो यहां पर आकर काफी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, आपको पता होगा। और इवन जैसे कि कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लद्दाख के अंदर कम्युनिटीज वगैरह जो है उनके ग्राउंड्स वगैरह पर कब्जा कर लिया है, वहां पर रहने वाले लोगों को भगाया जा रहा है इनके द्वारा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वहां पर डेवलपमेंट जो है वो काफी अच्छा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए इस बॉर्डर पे, चाइनीज इंडिया चाइनीज बॉर्डर पे, जिससे कि इस प्रकार की एक्टिविटी चाइनीज ट्रूप्स की ना हम लोग को देखने को मिले आगे चल के, राइट। तो ये चीज थी, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आया था। बाकी इंडिया चाइनीज के रिलेशन जो है वो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रखो काफी अच्छे से। और दूसरी बात, इंडिया चाइना के बीच में जो इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको भी आपको पढ़ना है। और अगर आप चाहो तो मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स रेफर कर सकते हो जहां पर हम लोग ने कई बार इंडिया चाइनीज के बारे में या इंडिया चाइना इश्यूज जो अभी चला है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब देखो यहां पे बात हो रही है विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट के बारे में, वीएफए के बारे में। पहले जान लो ये एग्रीमेंट क्या कहता है। तो देखो गाइस, ये एग्रीमेंट ये कहता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपनी मिलिट्री की विजिट जो है वो करवाने के लिए एग्री हो जाती है, यानी कि दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे की मिलिट्री की विजिट जो है वो करवाने के लिए एग्री होती है, यानी कि एक कंट्री की मिलिट्री जो है वो दूसरी कंट्री में भी जाकर दौरा दे सकती है, विजिट कर सकती है। तो ये इस प्रकार का एग्रीमेंट जो होता है उसको वीएफए, विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, फोर्सेस एग्रीमेंट, विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट। जो फोर्सेस हैं, जो मिलिट्री है, वो एक कंट्री की दूसरी कंट्री में जाकर विजिट कर सकती है, दौरा लगा सकती है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को इस एग्रीमेंट में देखने को मिलती है। और ये करंट अफेयर्स में टॉपिक इसलिए न्यूज में है क्योंकि यूएसए और फिलीपींस के बीच में ये एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला था। और जो फिलीपींस की जो गवर्नमेंट है उसने सस्पेंड कर दिए हैं अपने प्लान्स को इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के। 11 फरवरी को फिलीपींस ने कहा था कि वो जो है वो टर्मिनेट कर देगी इस एग्रीमेंट को, जो कि उसने यूएसए के साथ किया था, यानी कि वो बंद कर देगी इस एग्रीमेंट को। बट अभी इसने बोल दिया कि उसका जो बंद करने का जो विचार है वो अब इसको थोड़ा सा डिले कर रही है, सस्पेंड कर रही है, कि वो बंद जो है वो नहीं करेगी। जो फिलीपींस और यूएसए के बीच में जो ये एग्रीमेंट है वीएफए का, ये कंटिन्यू रहेगा। अब देखो गाइस, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये वाली चीज तो आप लोगों ने समझ ली कि ये क्या है, बट हम लोग थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर एनालिसिस करते हैं। तो फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया, ये 3 कंट्री ऐसी हैं जिनके डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चाइना के साथ चल रहे हैं। किसको लेकर? साउथ चाइना सी को लेकर। मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि जो साउथ चाइना सी के आसपास की जो कंट्रीज है, आइलैंड कंट्रीज, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि चाइना वहां पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट करता है और चाइना क्लेम करता है कि ये साउथ चाइना सी है, वो पूरा का पूरा चाइना का है। इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कई बार मना कर चुका है चाइना को कि भाई हट जाए यहां से, मत कर, बट वो मानने को नहीं तैयार। वो बोलता है कि इसका नाम चाइना है तो इसीलिए ये सी जो है वो मेरा है, और मतलब फालतू के अपने एविडेंसेस जो है वो पुराने पास्ट के दिखाने लगता है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल में पढ़ाया भी था कि वियतनाम अपने एविडेंस दिखाता था और चाइना अपने एविडेंस दिखाता था। तो ऐसी चीज हम लोगों ने कई बार देखी हुई है ऑलरेडी, राइट। ये सब कंट्रीज जो है वो साउथ चाइना सी पे अपना क्लेम करती रहती हैं समय समय पर, और ये विवाद जो है वो बनता हुआ नजर आ ही रहा है। और प्रॉब्लम वाली बात ये है यहां पर इस एरिया पर कि फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया ये बिल्कुल ही टोटली अगेंस्ट है चाइना के। और अभी क्या चल रहा है? अभी हम लोग देख रहे हैं यूएसए और चाइना के बीच में काफी बुरी टक्कर हम लोग को देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों से, और अभी ये टक्कर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, राइट।
तो जो एग्जैक्टली समझने वाली बात है वो ये है कि फिलीपींस ने अचानक से वीएफए एग्रीमेंट की बात क्यों करी, क्यों बोला इसने कि वीएफए एग्रीमेंट जो है उसको ये दोबारा से रिवाइव करेगी, इसको कंटिन्यू करेगी, यानी कि अचानक से ये वीएफए को एकदम से क्यों लेकर आई। तो देखो गाइस, एकदम से लाने की वजह जो थी वो ये थी कि चाइना जो है उसको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस दिया जाए। अब कैसे मेंटली स्ट्रेस दिया जाए, तो इसके पीछे 2-3 दिन पुरानी न्यूज है। हमने 3 जून 2020 को थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्कस किया था। ये थर्ड जो सिस्टम है ये किसका है जल्दी बताओ, यूएसए का है ये। अब चाइना ने क्या बोला था, इस सिस्टम को साउथ कोरिया से हटा दिया जाए, क्योंकि यूएसए की प्रेजेंस हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। अब कहीं ना कहीं से चाइना जो है वो यूएसए की मिलिट्री प्रेजेंस को पसंद नहीं कर रहा है इस रीजन पे, राइट। अब मैंने भी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि फिलीपींस और चाइना जो है, मतलब फिलीपींस भी चाइना को पसंद नहीं करती, चाइना को अपोज करती है ये। तो फिलीपींस ने देखा कि अरे वाह, चाइना जो है वो थोड़ा सा परेशान है यूएसए की मिलिट्री के प्रेजेंस को लेकर, तो क्यों ना मैं वीएफए की बात को फिर से छेड़ देता हूं, जिससे कि ये न्यूज में आ जाए और चाइना को एक और टेंशन हो जाए कि अरे यार, इनकी मिलिट्री तो यहां पर भी वियतनाम के अंदर भी मौजूद है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं से जो चाइना है उसके ऊपर थोड़ा मेंटल प्रेशर क्रिएट करने के लिए फिलीपींस ने ये हरकत पटकी है, जिसका एक आइडिया आप लोग को होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि फिलीपींस खुद से थोड़ा ना बोलेगा कि मैंने इसलिए ये न्यूज पटकी है या फिर इसलिए मैंने वीएफए की बात करी है। वो तो आप लोग को समझना है कि आगे पीछे की न्यूज को थोड़ा देखते हुए इस प्रकार की आपको एनालिसिस करनी है, राइट। और जिसको आप जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप सामने जो इंटरव्यूअर जो होंगे उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये वाले टर्म अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार की चीजें, तो इस तरीके से आपको अपनी जो मतलब एनालिसिस करने के जो एबिलिटी है उसको ऐसे इंक्रीज करना है, ऐसे देखना है टॉपिक्स को, राइट। और यही एग्जाम इस प्रकार की आपकी एनालिसिस को डिमांड करता है, और साथ ही साथ मेंस के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं ये सब कुछ चीजें। और देखिए गाइस, ये थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, ओनली करंट अफेयर नाम का हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाइए, वहां पर 3 जून 2020 को अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, जहां पर मैंने पूरी तरह से आपको अच्छे से बताने की कोशिश करी है इस थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, और थोड़ी सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में भी हम लोगों ने यहां पर चर्चा भी करी थी। चलो एनीवेज, इसके अलावा वीएफए के बारे में थोड़ी और बात करें तो देखो, फिलीपींस और यूएसए के बीच में जो और एग्रीमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो तो एक ये भी है, 1951 में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हुई थी और 2014 में एनहेंस्ड डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला था। अब ये दोनों एग्रीमेंट को ही जो है वो पुष्टि देती है वीएफए, यानी कि कंफर्म करती है इस दोनों एग्रीमेंट को ही वीएफए, क्योंकि इन दोनों एग्रीमेंट के अंदर भी ये मेंशन था कि यूएसए की मिलिट्री जो है वो फिलीपींस के अंदर जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकती है, जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है। तो ये वाली चीज भी एक और हम लोग को यहां पर वीएफए से लिंक करते हुए 2 और ट्रीटीज देखने को मिली, और फिलीपींस ने 1999 में लागू कर दिया था वीएफए को, और तब से वीएफए के थ्रू जो है वो यूएसए की मिलिट्री या फिर यूएसए की का जो मिलिट्री फोर्स है या फिर उसका प्रेजेंस जो है वो इस रीजन पर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब बात करेंगे फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के बारे में। तो ये कमीशन अभी आज का नया कमीशन नहीं है, ये पहले कमीशन था, बट ये ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर हम लोग को देखने को मिला था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। सन 2010 से ये कमीशन एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, बट अभी बताया जा रहा है कि इस कमीशन को जो है वो अब एक सबऑर्डिनेट ऑफिस के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर रखा जाएगा, और इसको लेकर कैबिनेट ने अप्रूवल जो है वो दे दिया है। तो री एस्टैब्लिशमेंट हुआ है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी का। तो इसकी एक जानकारी आप लोग रखो, जनरल जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। ये कमीशन क्या करता है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, यानी कि ये जिसके नीचे जो होते हैं ये आयुर्वेद फार्माकोपिया कमेटी होती है, सिद्धा फार्माकोपिया कमेटी, यूनानी फार्माकोपिया कमेटी, होम्योपैथी फार्माकोपिया कमेटी। तो इसके लिए इन कमिटीज का ये एक और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बस एक जनरल जानकारी इसके बारे में आपको होनी थी, इससे ज़्यादा आप लोग को और इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पेपर 3 की न्यूज़ की बात करेंगे, पेपर 2 से रिलेटेड इतनी ही न्यूज़ थी। पेपर 3 की पहली न्यूज़ में बात हो रही है एक ऑर्डिनेंस के बारे में, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 के बारे में बात हो रही है। नाम से समझ में आ रहा है कि फार्मर्स के लिए ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देने की यहां पर बात हो रही है, और कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो है वो कर सकें फार्मर्स, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बड़ा से बड़ा मार्केट जो है वो मिल सके। इसी से रिलेटेड ये ऑर्डिनेंस है। इसका मेजर मकसद ये है कि फार्मर्स को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सके, नया मार्केट अपॉर्चुनिटी फार्मर्स को मिल सके, राइट, जिससे कि वो ज्यादा अर्निंग जो है वो अर्न कर पाए, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो है वो उनकी ज्यादा जो है वो बढ़ सके, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और मान के चलो आप, सिंपल सी बात, यहां पर ये ऑर्डिनेंस को लाकर ये कहा गया है कि फार्मर्स को नया मार्केट मिल सके, नए ट्रेडर्स के साथ फार्मर्स जो है वो डायरेक्टली डील कर सकें, ठीक है, और जिससे कि नए कस्टमर्स उनको मिल सकें, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने प्रोड्यूस को वो अलग अलग जगह उनके पास ऑप्शन मिल सके कि वो अलग अलग जगह अपने प्रोड्यूस को जो है वो बेच सकें, राइट। तो ये ऑर्डिनेंस का मेजर मकसद क्या है, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जहां पर फार्मर्स और ट्रेडर्स
ये फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सेल एंड परचेज को एंजॉय कर सकें, यानी कि किसी भी उनके उनके जो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उसको सेल करने का और परचेज करने का फ्रीडम जो है वो फार्मर और ट्रेडर दोनों ही एंजॉय कर सकें। और ये बेसिकली बैरियर फ्री इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करती है कि आपस में स्टेट के बीच में जो है वो फार्मर्स अपने प्रोड्यूस जो है वो बेच सकें, आसानी से नए नए मार्केट्स उनके लिए खुले जा सकें, राइट। दूसरी बात, एक स्टेट के अंदर ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में अलग अलग एरिया के अंदर जो है वो फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो है प्रोड्यूस वगैरह जो है उसको बेच सकें, राइट। और भी यानी कि उनके लिए कुल मिलाकर ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये फार्मर्स को एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जो बैरियर्स हम लोग को फार्मर्स के लिए देखने को मिलते हैं, बैरियर्स इन द सेंस किस टाइप के बैरियर्स, जैसे कि आपको बताया हुआ फार्मर्स के ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि फार्मर्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी मार्केट यार्ड के बाहर जो है वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेल नहीं कर सकते। उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड लाइसेंसी जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के उन्हीं को अपने सामान जो है अपने प्रोड्यूस जो है उनको बेचेंगे वो, राइट। इसके अलावा बैरियर्स हम लोगों को जिस प्रकार के भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्टेट्स के बीच में काफी सारे बैरियर्स होते हैं कि एक स्टेट से जो सामान होगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होगा वो दूसरी स्टेट में नहीं जाएगा। तो ये बड़ी एक दिक्कतें हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जो है उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो है वो इस प्रकार के हैं जिसमें कि फार्मर्स जो होता है वो एपीएमसी के दायरे में ही बंध जाता है, राइट। उसको एपीएमसी के दायरे में ही रहकर अपने प्रोड्यूस जो है उसको बेचने की अनुमति दी जाती है। बट यहां पर क्या हो रहा है, एपीएमसी के दायरे से उसको निकालकर उसके लिए फार्मर के लिए एक बड़ा मार्केट देने की बात की जा रही है जहां पर वेरियस ट्रेडर्स जो है वो उसको मिल सके जिससे कि वो डायरेक्टली जो है वो डील करके अपने प्रोड्यूस वगैरह को सेल कर सके। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी प्रपोजल जो है वो रखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी हम लोग को देखने को मिलेगी फार्मर्स वगैरह के लिए, क्योंकि देखो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटलाइजेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होना तो स्वाभाविक सी बात है। और यही सब चीजें आप मेंस में अपने उपयोग करेंगे और प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फार्मर्स को यहां पर ध्यान दीजिएगा, फार्मर्स को कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना सेलिंग के लिए या फिर ना उसके ऊपर कोई सेज लगाया जाएगा। तो ये वाली चीज भी यहां पर इस के ऑर्डिनेंस के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर कोई विवाद वगैरह होता है तो उसके लिए फार्मर्स के विवाद को टैकल करने के लिए सेपरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट, विवाद वगैरह को सॉल्व करने के लिए। तो ये वाली चीज हम लोग को इस ऑर्डिनेंस के अंदर देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एक जनरल नॉलेज जो है वो आप लोग को होना चाहिए। और पेपर 3 से रिलेटेड बस इतने ही टॉपिक्स थे गाइस, और अभी कहीं जाना नहीं है। ये कुछ होमवर्क्स दे रहा हूं जो नोट डाउन कर लो आप। और देखिए आज है सैटरडे, कल संडे है, कल लेक्चर नहीं आएगा। बच्चे मुझसे बार बार हर सैटरडे को, क्योंकि काफी सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं डेली बेसिस पे, तो मैं आपको बता दूंगा इसकी मंडे टू सैटरडे ये सीरीज चलती है। संडे आपको रिवीजन डे होता है आपको उस दिन प्रीवियस 6 दिन में जो आपने न्यूज पढ़ी है उसको आपको रिवाइज करना रहता है। और उसके लिए मैं आप लोग को एक रिवीजन वीडियो भी डालता हूं जो कि एक कंबाइंड वीडियो होता है। पिछले 6 दिनों की पूरी वीडियो जो होती है वो एक ही लेक्चर में आपको मिलती है, राइट। और उसको आप 2x की स्पीड में देखकर रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो नोट्स वगैरह होंगे उसको देखकर आप रिवाइज कीजिएगा। और अब बच्चे पूछेंगे कि सर क्या संडे को न्यूज जो होती है, संडे वाली न्यूज वो आप कवर नहीं करते? कवर की जाती है, मंडे को कवर की जाती है, और यदि किसी दिन ज्यादा न्यूज होती है तो वो मंडे ट्यूसडे दोनों को कवर की जाती है। यानी कि संडे वाले दिन जब ज्यादा न्यूज बाई चांस आ जाती है तो मंडे और ट्यूसडे दोनों को कवर की जाती है। और ये बात हमारे रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी न्यूज को स्किप नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपको न्यूज जो है वो कुछ दिनों बाद मिले, बट आपको न्यूज मिलेगी, इस चीज की हमारी गारंटी होती है। अब कुछ दिनों बाद न्यूज इसलिए मिलती है क्योंकि कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जिसमें जिस न्यूज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये न्यूज जो है वो अभी यानी कि बच्चों के लिए उतनी मतलब सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए थोड़े दिन वेट किया जाता है जिससे कि उससे रिलेटेड और भी 3-4 आर्टिकल्स देखने को मिले, एडिटोरियल्स देखने को मिले, फिर उससे चीजों को कलेक्ट करके आपको यहां पर एक बार में प्रोवाइड किया जाता है कि आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए जो कि एक बार में आपके लिए बढ़िया रहे, राइट। और दूसरी बात, बच्चे बोलेंगे कि सर इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज कब आएगा? तो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज कल आपको मिल जाएगा, गारंटी 100%, ठीक है। और क्या बताना था? और हाँ, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मेरी हेल्थ कैसी है, तो मैं बता दूंगा इसकी मेरी हेल्थ काफी अच्छी हो गई है अभी एट प्रेजेंट। आपने वो आवाज से सुनी लिया होगा। तो पेन का जो लेवल है वो सीवियर लेवल, देखो पेन तो हमेशा होता है यार, पेन का तो कुछ कर नहीं सकते, क्रॉनिक डिजीज ऐसी है कि रोज पेन होता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। बट जब मैं कोलैप्स होने वाली स्थिति में आ जाता हूं तो वो सीवियर पेन वाली स्थिति हो जाती है, बहुत खतरनाक वाली, जिसमें बैठना उठना मुश्किल होता है। तो वो वाली स्थिति जो है वो अब चली गई है, अभी नॉर्मल पेन वाली स्थिति में, उतने में मैं खुश हूं, राइट। चलो एनीवेज, और बस यही था। और ये होमवर्क आप देख लो पहले फटाफट, और अभी भी नहीं जाना है। होमवर्क के बाद आपको वो टेस्ट मिलेगा 10 क्वेश्चन वाले, वो आप सॉल्व करोगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन
फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन वाला टॉपिक है, ये आप अच्छे से पढ़ो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्योंकि साइक्लोन के बारे में तो हर चीज आप लोग को पढ़नी है। इसके अलावा 4 कैटेगरीज जो होती हैं स्टेट और टेरिटरीज की, ये लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक में। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये 4 कैटेगरीज हम लोग को स्टार्टिंग में देखने को मिली थी अलग अलग स्टेट्स की, तो वो कैटेगरी आप थोड़ा सा पढ़िएगा। इसके अलावा इंडिया चाइना की जो बॉर्डर इशूज हैं, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाओ, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना है और इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और देखो, होमवर्क करने से पहले ये जो नोटिस है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसको एक बार पढ़ लेना, फिर ये वाला होमवर्क करना। और मैंने अभी तक आपने ये वीडियो देख लिया होगा तो आपको शायद पसंद भी आ गया होगा, तो पसंद आ गया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, जिससे कि आपको डेली हमारी अपडेट्स वगैरह जो है वो मिलती रहे, और बेल आइकन पे भी जरूर हिट करना। और ये सब बिल्कुल फ्री है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद उनको लगता है कि इसमें कुछ पैसे लगते हैं, पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है, राइट। और मेरे लेक्चर को जरूर शेयर कर देना अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है ये लेक्चर तो। और अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, साथ ही साथ हमारे मंथली करंट अफेयर्स भी आते हैं, उसकी भी आपको पीडीएफ चाहिए, और जैसे कि मैं जो डेली टेस्ट वगैरह आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको भी आपको एज अ पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए ये पूरी चीज, तो उसके लिए ओनली करंट अफेयर नाम का हम लोगों ने एक अलग पेड ग्रुप शुरू किया हुआ है, जहां पर सिर्फ आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है, और उसके लिए आपको कोई अलग से ग्रुप ज्वाइन नहीं करना रहता है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। और सिविल सर्विसेज की अगर आपको फुल फ्लेज तैयारी करनी है तो भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर काफी सारे ग्रुप्स जो है वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग हमने अवेलेबल करा के रखे हुए हैं, राइट। और टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर जाकर इन यूजर नेम्स को आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। और अभी थोड़ी देर में अभी आप कंटिन्यू बने रहिए, अभी आपको 2 मिनट का एक टेस्ट मिलेगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और वो टेस्ट को सॉल्व करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पे आपका स्कोर लिखकर बताइएगा कि आपने 10 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।